हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है 1885 में। उसके बाद में पहले नरम विचारधारा के लोग नेता बने और उन नेताओं का ये विचार था कि कांग्रेस, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ बनी रही, हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट सही तरीके से चलता रहेगा, बस हमारी जो मांग है वो मानती रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद में 1905 के लगभग में बंगाल का विभाजन हो जाता है और उसके बाद में गर्म विचारधारा के लोग आते हैं। वो बोलते हैं कि जब तक हमें स्वराज नहीं मिलेगा, फ्रीडम नहीं मिलेगी, तब तक हम अंग्रेजों के किसी भी सोशल रिफॉर्म्स को नहीं मानेंगे, उनकी जो एजुकेशन नीति है उनको नहीं मानेंगे। देखो, जो नरम विचारधारा के लोग हैं उनके बारे में हमने एक बार डिस्कस की थी कि वो ज्यादातर उच्च घराने के लोग थे, पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो गर्म विचारधारा के लोग थे वो नॉर्मल ग्राउंड लेवल से, मतलब गांव के लोगों से सम्मान रखते थे, गांव के लोगों से संबंध रखते थे। उनके बारे में पता था कि जो नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल जो पीपल है, उनको क्या परेशानी हो रही है अंग्रेजों के शासन से। तो अब तक हम देख चुके थे कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया था और खिलाफत मूवमेंट हमने देख लिया था। जलियांवाला जो मैसकर हुआ था वो हमने देख लिया था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जनरल डायर ने वो करवाया था। ठीक है। और उससे पहले जो रोलेट एक्ट में क्या बोला गया था, याद होना चाहिए। देखो, ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोलेट एक्ट में ये बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति पे अगर संदेह है ना, तो उसके आधार पर भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्यों किया गया था ये कानून? क्योंकि 1918 के बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो पहले तो वर्ल्ड वॉर में इंडियंस को ले जा रहे थे वहां पे सेना को, तो इंडियंस को ये बोला था कि हम आपको बहुत सारी पावर्स देंगे, हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अंग्रेजों की जो नीयत है वो बिल्कुल क्लियर सामने आ गई। उन्होंने मना कर दिया कि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तो इसीलिए काला कानून रोलेट एक्ट लाया गया। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला मैसकर हुआ और उसके बाद में खिलाफत मूवमेंट हुआ। टर्की का जो राजा था, मुस्लिम कम्युनिटी का जो हेड माना जाता था, खलीफा, उसको डिजोल्व किया गया उस पद को। और ट्रीटी ऑफ सेवरेज के नाम से एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सेवरेज के नाम से एक ट्रीटी हुई थी। उसके बाद में टर्की को 2 भागों में बांट दिया गया, खलीफा की जो पोस्ट है उसको अबॉलिश कर दी गई। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ कि हम विदेशों से जो भी चीज आएगी उसको नहीं अपनाएंगे। लेकिन चोरा चोरी हत्याकांड हो जाता है तो मिस्टर गांधी इससे बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे जो नेता हैं, हमारे यहाँ लीडर्स हुए थे, उनको आश्चर्य होता है कि जब पीक पर है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उस समय मिस्टर गांधी ने कैसे इससे पीछे हट गए। अब हम आज देखेंगे साइमन कमीशन। देखो, साइमन कमीशन से पहले हम थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाते हैं। गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे यहाँ पर रूल कर रही थी, उन्होंने ये बोला कि हम समय समय पर आपके यहाँ पर कुछ रूल लेकर के आएंगे और उस रूल से हम आपके यहाँ पर कुछ शुरुआत अच्छा करने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में उन रूल्स को रिव्यू करने के लिए कोई ना कोई कमीशन लाया जाएगा। उस कमीशन में इंडियंस भी होंगे ताकि अच्छे से हम रिव्यू कर सके कि वो लॉ जो बने थे वो सही थे या नहीं थे। इसी तरीके से 1919 में एक लॉ बनाया गया और बाद में उसको रिव्यू करने के लिए कि वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं है, उसके लिए लाया गया था साइमन कमीशन। लेकिन इसमें एक भी इंडियंस नहीं था, इसलिए इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। फॉर इवेल्युएटिंग मतलब होता है इवेल्यूशन, मूल्यांकन करना, द वर्किंग ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन 1919 एडी। 1919 में जो रिफॉर्म्स, सुधार किए गए थे इंडियन गवर्नमेंट में, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट formed a commission in 1927 AD under the chairmanship of Sir John Simon। सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप के अंडर 1927 में कमीशन बनाया गया कि 1919 में जो हमने रिफॉर्म्स किए थे वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं है। अब इस कमीशन में 7 लोग थे, लेकिन कोई भी इंडियंस नहीं था। वह जब ये कमीशन इंडिया पहुंचता है, मुंबई पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। इसका बहुत ज्यादा रिजिडली, मतलब बुरी तरीके से इसका अपोजिशन, इसका विरोध किया जाता है लोगों के द्वारा। लाहौर में सबसे पहले लाला लाजपत राय इसका हेड होते हैं और उनके नेतृत्व में इसका विरोध, साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। पुलिस लाठीचार्ज होता है इस मॉब के ऊपर। मॉब क्या होता है? उग्र भीड़। जब उग्र भीड़ होती है उसको बोलते हैं मॉब। उस उग्र भीड़ के खिलाफ लाठीचार्ज करवाया गया, जिसमें लाला लाजपत राय के सर के ऊपर लगती है और वो 1 महीने बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1930 में ये कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, लेकिन इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता है कि इन कॉलोनीज में अपना सेल्फ रूल कब एस्टेब्लिश होगा, इसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं होता है।
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखो मिस्टर गांधी के द्वारा वैसे तो छोटे छोटे बहुत मूवमेंट चलाए गए थे, लेकिन 1919 के लगभग चलाया गया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, 1929 के लगभग चलाया गया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और 1942 के लगभग चलाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के हमें अलग अलग मोटिव्स हैं, हमें ध्यान होना चाहिए। इन द कांग्रेस मीटिंग हेल्ड ऑन 30 दिसंबर 1929, 30 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है और लाहौर में ये मीटिंग होती है, और जहां पर जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में पूर्ण स्वराज, कंप्लीट स्वराज को प्राप्त करने का रेजोल्यूशन पास किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है वो कब पास किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो 30 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, लाहौर सेशन चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पर पास किया जाता है। और इसी दिन ये डिक्लेयर किया गया था कि 26 जनवरी को हर साल हम क्या मनाएंगे, हमारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। लेकिन देखो जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उस समय 15 अगस्त को हमारा भारत आजाद हुआ, और 26 जनवरी की हमारे देश के आजाद होने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि 26 जनवरी के नाम की जब 1929 में डिक्लेयर किया गया कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, तो सारे लोग इस दिन के लिए एक जगह यूनिटी आ गई थी, लोग इकट्ठे होने लग गए थे। तो जब हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त को, तो ये सोचा गया कि 26 जनवरी को हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 26 जनवरी का हमारे देश को आजाद करवाने में इस डेट का काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, प्लेस रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करने लग गए। वैसे हमारा जो संविधान है ना, उसको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन पूर्ण होने में लगे थे, और 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था हमारे संविधान को। मतलब कुछ पार्ट जो है उसको अपना लिया था कि हाँ हम एग्री करते हैं, जो भी हमारे यहाँ कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसको ये काम दिया गया था कि हम आपको हमारे देश का संविधान बनाना है, उसने बना लिया था इतने दिनों में। 26 नवंबर 1949 को डिक्लेयर भी हो गया था, कुछ पार्ट को भी अपना लिया गया था, लेकिन 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना था, हमेशा हमारी हिस्ट्री में इसको मेंटेन करना था, लोगों को पता हो कि 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये ध्यान हो गया, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज है, हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, एक मिनट। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में ये डिक्लेयर तो कर दिया गया, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीट स्वराज। अब कंप्लीट स्वराज को प्राप्त करना था, तो गांधी जी ने क्या किया, अपने 78 कंपेनियन के साथ में पांव के ऊपर, ऑन फुट पांव के ऊपर, डांडी गांव जो गुजरात में समुद्र के किनारे एक डांडी गांव है, वहां के लिए 358 किलोमीटर लंबी यात्रा की अपने 78 कंपेनियन के साथ में। कंपेनियन मतलब उनके साथी। साबरमती आश्रम से निकले और डांडी के लिए गए। 358 किलोमीटर लंबी दूरी यात्रा थी, और 6 अप्रैल 1930 को वो डांडी नामक जगह पर पहुंच गए और नमक बनाने का जो कानून था उसको तोड़ दिया। पहले ये था कि गवर्नमेंट ही नमक बना सकती है, अब इन्होंने, गांधी जी ने वहां जाकर पहुंचकर इसको तोड़ दिया। उन्होंने वहां के लोगों को बोला कि आप बिना किसी परमिशन के नमक बना सकते हो, और महिलाओं को ये अर्ज किया, ये उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो लिक्वर शॉप है, जो शराब की दुकानें हैं, उसके सामने जाकर आप धरना प्रदर्शन करो, ओपियम आउटलेट्स के खिलाफ, एंड शॉप्स दैट सोल्ड इंपोर्टेड गुड्स, मतलब विदेशों से जो सामान ला करके हमारे इंडिया में बेचा जा रहा है उसके खिलाफ आपको धरना प्रदर्शन करना है। इसके अलावा उन्होंने लोगों को बोला कि जो इम्पोर्टेंट गुड्स हैं उनको आपको, इम्पोर्टेड गुड्स मतलब विदेश से, यूके में देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, वहां पर मशीनें आ गई थी, इसलिए फटाफट सामान बनने लग गया था। कच्चा माल हमारे इंडिया से जाता था, तैयार होता था यूके में, और वापस इंडिया में ही उसको बेचा जाता था। इंडिया को एज ए मार्केट के रूप में बना लिया था अंग्रेजों ने। तो गांधी जी ने बोला कि जो भी इंपोर्टेड गुड्स है उनको हमें नहीं यूज करना है, आपको इंपोर्टेड गुड्स को तो जलाना है, चरखे का यूज करना है, और छुआछूत को भी अबोलिश करना है, मतलब जात पात का भेदभाव को खत्म करना है।
इसके अलावा उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि आप स्कूल छोड़ दो, कॉलेज जाने के लिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी जॉब से रिजाइन करना है, सबको एक साथ आना है, हमारे देश को क्या करना है, साथ में लेकर के अंग्रेजों का जो शासन है उसको खत्म करना है। अब धीरे धीरे जो ये मूवमेंट था वो पूरे इंडिया में फैल गया। पीपल अक्रॉस द एंटायर नेशन पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक्स, बहिष्कार में भाग लेने लग गए, जो भी अभियान थे उसमें भाग लेने लग गए। बाइकॉटेड इंपोर्टेड गुड्स, जो विदेशी जो सामान था उसका बहिष्कार होने लग गया। एक देखो इस यूनिक फीचर था इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। क्या यूनिक फीचर था ऑफ दिस मूवमेंट? वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन लार्ज नंबर्स। देखो इस मूवमेंट में महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से मूवमेंट में महिलाओं ने बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया था, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में किया था और 1930 में ये मूवमेंट चला था। कुछ ही समय में 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था इस मूवमेंट के अंदर। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच में। वायसराय ये डिक्लेयर करते हैं कि जो इंडिया है ना उसको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। मतलब वैसे तो आप फ्रीडम रहेगी, लेकिन आपके ऊपर किसका राज्य रहेगा? यूके का राज्य रहेगा। गांधी जी पार्टिसिपेट, गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वाज कॉल्ड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। दूसरा जो गोल मेज, ग्राउंड मतलब गोल, टेबल मतलब मेज, गोल मेज सम्मेलन। देखो 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे, दूसरे में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया और इसके लिए बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको बोला जाता है। लेकिन गांधी जी से अनसेटिस्फाइड हुए थे और वापस आ गए और उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से शुरू कर दिया 1932 एडी में। 1933 एडी में गांधी जी ने अपना इस मूवमेंट में अपनी फेलियर को एक्सेप्ट किया और कांग्रेस की मेंबरशिप से अपना रिजाइन कर दिया, मतलब पद त्याग कर दिया कि मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं। उन्होंने खुद ने माना कि ये जो मूवमेंट मैंने चलाया था वो अब फेल हो गया है। पर्सनल व्यक्तिगत सत्याग्रह सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही शुरू हुआ, स्ट्राइक्स और कैंपेन्स हमारे देश में दोबारा से स्टार्ट होने लगी। दूसरा वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 के लगभग शुरू हुआ था दूसरा वर्ल्ड वॉर, 1939। देखो क्यों स्ट्राइक्स होने लगे? इस चीज के लिए कि इंडियंस इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। एट दैट टाइम गांधी जी प्रपोज टू परफॉर्म ए पर्सनल सत्याग्रह इंस्टेड ऑफ ए सत्याग्रह विच वाज एक्सेप्टेड बाई कांग्रेस। कांग्रेस के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया था कि हम भी सत्याग्रह में भाग लेंगे, लेकिन गांधी जी ने अपना पर्सनल सत्याग्रह किया। 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने भी पर्सनल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। It was decided that the सत्याग्रही selected by गांधी जी will proceed towards public places one by one। ये डिसाइड किया गया कि गांधी जी जिन जिन व्यक्तियों को क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, उन जिन जिन का नाम सुझाएंगे वो सत्याग्रह करेंगे अलग अलग जगह पर। इसमें एक तो सत्याग्रह किया जा रहा था पर्सनल सत्याग्रह में, दूसरा स्पीच दी जा रही थी इस वॉर के खिलाफ में और बाद में उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिनको नॉमिनेट किया गया था गांधी जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। 30,000 से ज्यादा लोग इस पर्सनल सत्याग्रह मूवमेंट में गिरफ्तार हुए थे। अब लास्ट में चलता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से। देखो 1940 के लगभग में 1940-41 में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। उसके बाद में आता है कैबिनेट मिशन। इस क्रिप्स मिशन जब फेल हो जाता है तो जापानीज जो अटैक है उसका डर हो जाता है कि इंडिया के ऊपर जापान अटैक करेगा। डिसीजंस इन वर्धा कांग्रेस मीटिंग इन 14 जुलाई 1942 गांधी जी's proposal of quit India was accepted by the All India Congress Committee in its meeting। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, उसमें यह फैसला किया गया कि गांधी जी ने जो प्रपोज किया है क्विट इंडिया मूवमेंट उसको एक्सेप्ट किया जाए और उसमें सभी लोग भाग लें। गांधी जी ने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, डू और डाई, करो या मरो, या तो कर जाओ कुछ या फिर मर जाओ। अगर हम इंडिया को फ्रीड करवा लेते हैं, या तो हम इंडिया को फ्रीड करवा लेंगे, या अगर हम नहीं करवा पाए तो हम अपने आप को जिंदा, मतलब हम आपको मार देंगे। इवन बिफोर द डॉन ऑफ 9 अगस्त की जैसे ही शुरुआत होने वाली थी, जिस दिन से क्विट इंडिया मूवमेंट की, उसकी सुबह से पहले ही
मतलब जैसे ही देखो वो 9 अगस्त की दिन वाले दिन ही जैसे ही शुरुआत हुई, गांधी जी और बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर्स हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। किसके लिए? कि आप इलीगल और इनवैलिड एसोसिएशन कर रहे हो, आपने कोई भी इस मूवमेंट के लिए कोई भी प्लान नहीं किया, कोई भी गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली कि हम मूवमेंट करने वाले हैं और आए और इलीगल तरीके से यहाँ पर एसोसिएशन कर रहे हो, मीटिंग्स कर रहे हो, इसके लिए उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, डू और डाई नारा कब दिया था, डू और डाई का जो मंत्र है वो गांधी जी ने कब दिया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब चला था उस समय दिया था। No action plan was fixed for this movement. In this movement, it was decided to observe peaceful strikes, organize public assemblies, refuse to pay land revenue, non-cooperate with the government. क्या डिसाइड किया गया था? टैक्स नहीं देंगे, गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे और पब्लिक असेंबलीज की जाएंगी, पीसफुल स्ट्राइक्स किया जाएगा। गांधी जी ने इस मूवमेंट को फाइनल स्ट्रगल बोला था। तो इस तरीके से जब गांधी जी ने ये बोल दिया कि ये हमारा फाइनल स्ट्रगल है, तो जो पब्लिक थी, जो यहाँ के लोग थे, वो इसी तरीके से इसी चीज में सोच करके कि ये हमारा फाइनल स्ट्रगल है, इस तरीके से सोच करके सभी लोग इसमें भाग लेने लग गए थे। धीरे धीरे ये मूवमेंट पूरे कंट्री में फैल गया। स्ट्राइक्स और फैक्ट्रीज में काम करना, स्कूल जाना, कॉलेज में जाना, इन सब में काम करना बंद हो गया। पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन वर अटैक्ड, इन सब पर आक्रमण किया गया। मोस्ट ऑफ द लीडर्स कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मैनेज टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड। देखो ज्यादातर जो लोग थे, मेन जो लीडर्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो कुछ और लीडर्स थे, सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे, उन्होंने अपने आप को बचाया कि अगर सब गिरफ्तार हो जाएंगे तो इस मूवमेंट को चलाएगा कौन। और इन लीडर्स में जो लोग बचे थे वो अंडरग्राउंड हो गए और धीरे धीरे वो इस मूवमेंट को आगे चलाते रहे। इन लीडर्स में थे जयंत प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्रा, SM जोशी वर प्रोमिनेंट। तो देखो क्वेश्चन अगर आता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वे लोग जो क्विट इंडिया मूवमेंट में गिरफ्तार होने से बच गए थे, तो वो सब ये मुख्य नाम थे, ये इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण ने इस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरुणा आसफ अली लेड दिस मूवमेंट सक्सेसफुली इन मुंबई। मुंबई में इस मूवमेंट को सक्सेसफुली किसने किया था? अरुणा आसफ अली ने। जो भी क्रांतिकारी थे इस मूवमेंट के, उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग ए पैरेलल गवर्नमेंट एट वेरियस सिटी, टाउन एंड विलेजेस। उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की छोटे छोटे शहरों में, टाउन्स में और गाँव में। ये बाद में इस मूवमेंट को क्रश कर दिया गया था। इस मूवमेंट में फायरिंग की गई, बहुत सारे लोग मारे गए, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। द रिवोल्टिंग विलेजेस हैड टू पे लार्ज अमाउंट एज ए फाइन। जो भी गांव इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको बहुत ज्यादा फाइन चुकाना पड़ा था। द गवर्नमेंट ब्लेम्ड गांधी जी फॉर द वायलेंस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने तो सारा जिम्मा डाल दिया गांधी जी के ऊपर कि गांधी जी ने ये हिंसा फैलाई है। द मूवमेंट पेव्ड द पाथ फॉर independence of India. It refused the spirit of bravery, excitement, strength and sacrifice for the nation among the Indians. A new generation of leadership emerged in country due to which the strength and power to resist the colonial rule increased among the people. Now इंडिया डिमांडेड नथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देखो धीरे धीरे इस मूवमेंट को भी क्रश कर दिया गया, लेकिन इस मूवमेंट के द्वारा जो एक नई जनरेशन सामने आई हमारे इंडिया में लीडरशिप की, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। हमारे इंडिया जब आज़ाद हो गया था तो हमारी यहाँ की राजनीति में इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। इन्होंने लास्ट में एक बात बोली कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा इंडिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और इससे कम हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था। इससे आगे का जो है, इंडिया को हम आज़ाद करवा चुके हैं। अब राजस्थान से रिलेटेड राजस्थान में कौन कौन से पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे, कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे, स्पेसिफिक राजस्थान से रिलेटेड जो मूवमेंट्स है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।